हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अब पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है, तो आप लोगों की जो पॉलिटिकल ऑनर्स की क्लासेस हैं वो थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इनकम्प्लीट रह गई थी। तो अब हमारी टीम ने ये सोचा है कि आप लोगों को पढ़ाना तो है ही, तो आप लोगों को पॉलिटिकल ऑनर्स की क्लासेस में एक ओवरव्यू दे दिया जाए कि एक समरी बता दी जाए कि इस पूरी यूनिट में है क्या। तो उससे आपको पढ़ने में, अपने नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आज की यूनिट है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सेकंड यूनिट। आप लोगों को याद होगा कि इसमें 5 टॉपिक्स हैं। इसमें से हम सिस्टम अप्रोच जो है वो पढ़ चुके हैं, और अब हम राजनीतिक नव संस्थागत संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम और संस्थागत उपागम, ठीक है, इनके बारे में एक समरी के उसमें पढ़ेंगे कि इन सब में मतलब एक्चुअली में बताया क्या गया है, ये सब में है क्या। सो आप लोगों ने अगर व्यवस्था उपागम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है क्या। देखो, ग्रेब्रियल आर्मंड ये हैं, देखो मैंने इनकी फ़ोटो भी लगाई है। इन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था को आधार बनाकर इसे एक संरचना और जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उससे संबंधित संकल्पनाओं में बदलकर अपने विचारों को नए तरीके से, मतलब एक तरीके से सामने रखा था। उसके बाद तुलनात्मक राजनीति जो है उसमें राजनीतिक विश्लेषण में संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का सबसे ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी। इसलिए ही मतलब उसमें मतलब एक पॉलिटिकल जो कंपैरेटिव ये पॉलिटिक्स, उसमें इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया भी है। इसलिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि एक विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए मानक वर्गीकरण प्रदान करता है। ये लाइन मैंने आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसलिए बताई है क्योंकि इससे ही आपको पता लगेगा कि ये है क्या। क्योंकि ये विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए मानक वर्गीकरण प्राप्त करता है, ठीक है। इसके बाद मतलब टॉलकस पार्क, रॉबर्ट मार्टिन, ये है रॉबर्ट मार्टिन, देखिए मैंने इनकी फ़ोटो यहाँ पर लगा रखी है। रॉबर्ट मार्टिन है, मैरियन है, इन्होंने सबों ने समाजशास्त्र में इसको मतलब देखा, ठीक है। ग्रेब्रियल आर्मंड और जेम्स एस कॉलमन, इनकी फ़ोटो भी मैंने लगा रखी है। तो इन्होंने मतलब अपनी जो इनकी पुस्तक थी द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरिया 1960 में इन्होंने लिखी थी, उसमें संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इस उपागम का विकास किया था। मतलब इन दोनों ने ही मेनली इस चीज़ का विकास आगे किया, बाकी तो फिलोसफर्स ने करा ही करा, लेकिन इन दोनों ने सबसे ज़्यादा किया, ठीक है। सो ये थी हमारी संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का एक इंट्रोडक्शन के वे में कि मतलब ये एक्चुअली में है क्या और ये किसने बनाई है, और मतलब इसमें बताया क्या गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे मतलब आमंड हैं और इन्होंने और उनके साथ जो सहयोगी थे, जिसने मतलब जिस मतलब राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित किया है, उनके अनुसार क्या है कि एक परस्पर संवाद की व्यवस्था है, संवाद कन्वर्सेशन, एक परस्पर संवाद की व्यवस्था है जो सभी पिछड़े समाजों में पाई जाती है, ठीक है। ये व्यवस्था रोजगार के संकट और इनके माध्यम से एकीकरण और रूपांतरण की भूमिका निभाती है। और उनके आगे का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज में एक सुव्यवस्था बनाए रखने वाली व्यवस्था, परिवर्तनकारी व्यवस्था है, ठीक है। एक व्यवस्था बनाए रखने वाली, एक सिस्टम बनाए रखने वाली और परिवर्तनकारी, चेंजेस लाने वाला सिस्टम है। किसी भी व्यवस्था में 3 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। देखो, 3 प्रकार के लक्षणों की यहाँ बात हो रही है: व्यापक, परस्पर निर्भरता, सीमाओं को मौजूदगी। व्यापक कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसमें इन्होंने ये बताया था कि व्यवस्था में सभी प्रकार का एक
मतलब एक पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, निवेश और निर्गत होते हैं, जो भौतिक दबाव का प्रयोग या उसके डर को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हर प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं में सिर्फ कानून पर आधारित संरचनाएं हैं, जैसे संसद है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी थी, और न्यायालय है, और ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स है, औपचारिक संगठन। ठीक है, इन जैसे मतलब जैसे कि दल, हित समूह या संचार माध्यम आदि, इन सब में नहीं होता, बल्कि एक राजनीतिक पहलू से हर संरचना का मतलब एक समावेश होता है, जिसमें अलग अलग संरचनाएं जैसे बंधुता, वंश परंपरा, पद, जाति समूह, साथ साथ दंगे भी हैं, और प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है आदि जो है, ये सब असामान्य प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, सेकंड है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। ओके, सो इसमें ये बताया गया है कि परस्पर जो क्रियाएं हैं, जो परस्पर क्रियाएं चलती रहती हैं लगातार, उसके उपवर्ग में बदलाव से अन्य उपवर्गों में बदलाव उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी देश में चुनाव सुधार, उसकी दलीय व्यवस्था, संसद की कार्यप्रणाली, मंत्रिपरिषद, इन सब पर प्रभाव डालता है। सूचना प्रौद्योगिकी में आए बदलाव, चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक दलों की विशेषताएं, और जो विधायिका कार्यपालिका है उनमें चेंजेस किया है। ठीक है, थर्ड है सीमाओं को मौजूदगी, एक्सिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। देखो, राजनीतिक व्यवस्था में सीमा रेखा की मौजूदगी का अर्थ ये है कि कुछ ऐसे बिंदु जहां बहुत सारी व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं और वहां से राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बाजार का संतोष और शिकायतें तब तक राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं करती हैं जब तक वह हिंसा या फिर संघर्ष या प्रोटेस्ट या फिर कोई भी ऐसा विकराल रूप नहीं ले लेती हैं। ओके, उसके बाद मतलब एक आर्मंड और कॉलमैन, इन पीछे मैंने जो आपको बताया है, इन्होंने अपनी जो बुक थी इनकी, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेंट एरिया, 1960 में जो आई थी, उसमें इस सब के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने लिख रखा है। ओके, जो जे.एस. कॉलमैन है, उनके साथ उनके अपने संयुक्त और जो सह संपादित कार्य का परिचय देते हैं, आर्मंड ने तुलनात्मक राजनीति की जो अवधारणा का नवीनीकरण किया था। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं उनका स्थान, राज्य और कानूनी व्यवस्थाएं, कर्तव्य का स्थान, शक्ति मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्थान, एक पावर को, और भूमिका का कार्यालयों, और संरचनात्मक का मतलब जैसे एक संस्था, राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक समाजीकरण का स्थान, मतलब ये इस सब में ना बदल दिया था। ठीक है, इन्होंने इसमें सब कुछ को, इन सब को चेंज कर दिया था। और अब हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्य क्या है। उससे पहले आई एम रियली सॉरी टू से स्टूडेंट्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ी आवाज़ मेरी ज़्यादा ख़राब है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं आप लोगों को पढ़ा क्या रही हूँ। अब राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्य, जो इनपुट फंक्शंस हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, वो क्या क्या है। देखो, पहला है राजनीतिक समाजीकरण और नियोजन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड प्लानिंग। सेकंड है राजनीतिक संरचना, संचार प्रकार्य, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन फंक्शंस। और थर्ड है सामूहिकरण की भूमिका, फंक्शंस ऑफ एग्रीगेशन। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण और नियोजन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड प्लानिंग है क्या। देखो, राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ ये होता है कि मतलब एक रीति जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों का निर्माण होता है और राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के संचार होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने मूलभूत राजनीतिक मूल्य जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं, उनके आचरण प्रतिमान किशोरावस्था में अर्जित करते हैं, और इनमें से कुछ आचार व्यवहार जीवन काल में बदल सकते हैं, बिहेवियर, जबकि कुछ उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का भाग बने रहते हैं, जो ये राजनीतिक संस्कृति में प्रेरणा की प्रक्रिया है। ओके, ज्ञान है, मूल मानदंड है, और राजनीतिक व्यवस्था में रुचि है। इनकी जो विभिन्न भूमिकाएं हैं, इन भूमिकाओं को निभाने वाली पदाधिकारी इसके उत्पाद हैं, और जो इसके अंतर्गत व्यवस्थाओं में मांगे और जो दावे हैं
उनका निवेश करना, निर्गत का ज्ञान है और प्रभावित का जो अनुरुचि है वो भी शामिल की जाती है, बहुत अच्छे से शामिल की जाती है। आमंड और कॉलमन के अनुसार मतलब एक विभिन्न समाजों में राजनीतिक समाजीकरण अलग अलग प्रकार से होता है। अलग अलग समाजों में जो राजनीतिकरण है वो अलग अलग प्रकार से होता है, और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक मतलब सभी प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसमें परिवार, धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, सभी सामुदायिक समूह जैसे कि जाति संबंध है, प्रादेशिक संबंध है, और स्कूल है, स्वयंसेवी संघ है, एनजीओस, जनसंचार माध्यम है, राजनीतिक दल है, सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, उन सब समाजों में जो व्यक्ति के समाजीकरण को एक आकार देता है, और जो वयस्क जीवन है उसमें सभी संबंध और सहभागिताओं की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है। सो ये थी हमारी राजनीतिक समाजीकरण पर नियोजन। अब हम देखते हैं कि मतलब राजनीतिक संचार प्रकार, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन फंक्शन क्या है। देखो, राजनीतिक व्यवस्था में जो सभी प्रकार की भूमिकाएं हैं ना, जैसे राजनीतिक समाजीकरण है, नियोजन है, प्लानिंग और अभिव्यक्ति है, समूहीकरण है, नीति निर्माण है, नीतियों का क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, और नीति निर्णय है, डिसीजन मेकिंग, संचार के माध्यम है, उनसे संपन्न होते हैं। ठीक है। ऐसे तरह तरह के संचार माध्यम हैं जिनके द्वारा जो गैर सहभागी नागरिक हैं वो राजनीतिक व्यवस्था में निवेश और निर्गत कार्यों की जानकारी जो है वो पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मीडिया समाचार पत्र है, टीवी के कार्यक्रम, सिनेमा, इंटरनेट, पत्रिकाएं हैं, नाटक है और कविताएं हैं, इनके जरिए जो राजनीतिक संचार है ना उसके महत्वपूर्ण मतलब एक भूमिका निभा पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं ना वो एक जीवित प्रणाली है जिसे ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य मीडिया कर रही है। ओके, ये था राजनीतिक संचार प्रकार। अब हम देखते हैं सामूहिकरण की भूमिका, फंक्शन ऑफ एग्रीगेशन। देखो, हर राजनीतिक व्यवस्था में ना हित समूह से जो उठाई गई मांगे हैं वो एकीकरण को मतलब एक एकीकरण का तरीका होती है कि पूरा ग्रुप मिलकर एक मांग उठा रहा है, वो एक एकीकरण को बताती है कि हाँ जी सब एक है। सामूहिकरण का अर्थ मतलब एक सामान्य नीति का जो प्रतिपादन करना है, और इनमें जो नीति होती है उसको विशेष रूप से एक वचनबद्ध राजनीतिक कर्मियों की भर्ती के माध्यम से विभिन्न हितों में एकीकरण किया जाता है कि सामने खड़े हैं सब कि हाँ हम सारे साथ हैं, एक साथ हैं। ठीक है। जो आमंड है उनका ये तर्क है कि जो अभिव्यक्ति और एकीकरण का कार्य है परस्पर व्याप्त है और इन दोनों के बीच का अंतर अनिश्चित है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो उपव्यवस्था है उसके भीतर भी सामूहिकरण का कार्य किया जा सकता है, जैसे कि विधायिक न्याय है, राजनीतिक कार्यकारिणी है, नौकरशाही है, मीडिया है, दल व्यवस्थाएं हैं, पार्टी सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी वगैरह वगैरह। ये सब एक हित समूह है। ये सब जन नीतियों का जो प्रतिपादन करते हैं और व्यवस्थाओं में जो बदलाव की वकालत करते हैं और फिर सामूहिकरण की भूमिका को निभाते हैं। ओके, सो ये आपकी यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, यहाँ खत्म है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम क्या है। देखो, राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम मेनली यहाँ पर राजनीति की संस्कृति की बात होती है। बहुत सारे समुदाय को मतलब का ये मानना है कि जो संस्कृति शब्द है वो उसका बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और उनको डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जैसे कि जनजातीय संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति, अफ्रीकी संस्कृति, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी। तो जो एक सामान्य शब्दों में संस्कृति मतलब किसी एक विशेष समुदायों की जीवन शैली होती है, एक जो विशेष समुदाय होती है उसकी जीवन शैली मानी जाती है। भारतीय जो शहर हैं उसमें उच्च वर्गीय किशोरों की संस्कृति, जनजाति और जो गांव के किशोर हैं उनकी संस्कृति से बहुत अलग होती है। उनका खान पीन है, उनका लाइफस्टाइल है, स्टडी है, सब चीज़ें, बोलने का तरीका, सब चीज़ें सब अलग होता है। ठीक है। तो मतलब जैसे चीन में बोलने का तरीका अलग है, नैतिक मान्यता अलग है, लैंगिक पहचान अलग है, राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो भारत से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है।
तो मतलब इसमें ये बात बोली गई है कि जो संस्कृति को प्रतीक व्यवस्था और अर्थों में समझा जा सकता है, बहुत सारे अर्थों में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन 3 अर्थों में स्पेशली। तो जिसकी रचना इनके जो निर्माता हैं वो करते हैं, जिनमें निश्चित सीमाओं का अभाव होता है, एक लिमिटेड जो सीमाएं हैं उनका अभाव होता है, और वो लगातार एक संवाद और एक कंपटीशन करते रहते हैं। ठीक है, इसके जीवन में हर एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये जो संस्कृति है इसको अपनी लाइफ में बहुत सारे तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। इसकी कोई एक डेफिनेशन बन ही नहीं सकती, क्योंकि संस्कृति ही इतनी ज़्यादा है, अलग अलग है। अगर पूरी दुनिया में एक ही संस्कृति अपनाई जाती तो वो बात अलग थी। ठीक है, तो जो मतलब एक जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो एंटर करने वाली सर्वाधिक कलाएं हैं, विश्वास हैं, संस्थाएं शामिल होती है, और इनमें वेशभूषा, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, रस्में, उन सब के नियम भी शामिल हैं। ठीक है, अब एक व्यापक अर्थों में हर राष्ट्र में जो अपने राजनीतिक नियम कानून होते हैं, और जो जनता की मनोवृत्ति है वो राजनीति के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को जो है वो प्रभावित करती है, बहुत इफेक्ट डालती है। अमेरिकियों में देशभक्ति का भाव, जापानियों में राजनेताओं के प्रति निष्ठा का भाव, फ्रांसीसियों में संघर्षशील प्रवृत्ति, पश्चिम में प्रबल विरोध के बावजूद परमाणु प्राप्ति के लिए, और ईरानियों की आकांक्षाएं जो है, सभी ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक नियम राजनीति को आकार देते हैं। देखो, राजनीतिक संस्थाओं को एक जो कार्यशैली है उसके रूप में जाना जाता है, और फ्रांसीसी क्रांतियों ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, इन सब की संस्कृति को चेंज कर दिया। तो अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन ने स्वतंत्रता और एक न्याय जो है उसकी संस्कृति को बढ़ावा दिया, उसका निर्माण किया। ठीक है, एक बार अंग्रेज़ों ने अपने संविधान का उपयोग जो दक्षिण अफ्रीका है और उत्तरी आयरलैंड है उसमें दमन करने के लिए किया था, और अब इसका प्रयोग वो अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए ही करते हैं। भारत में बहुत सारे अन्य पिछड़े वर्ग हैं, मतलब जिनमें व्यापक संघर्ष और उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ी जाती है। 22% जो आरक्षण है वो हासिल किया गया है। अब तो आई थिंक अब तो वैसे 27% हो गया है, पहले की बात है ये जो 22% था। देखो, गैब्रियल आर्मंड और सिडनी वर्षा वेबर ने दिस सिविक्स कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, इस नाम की बुक लिखी थी। इसमें उन्होंने जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, मॉस्को है और मैक्सिको है, इन 5-6 राष्ट्र जो है इनको एक विस्तारित, मतलब इनका एक बहुत विस्तारित एक राजनीतिक ऐतिहासिक अनुभव के तौर पर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था। इसको तुलना की थी, इन 5 राष्ट्रों की तुलना की थी इस बुक के अंदर। और पॉवेल और वेबर ने ये लिखा कि जो राजनीतिक संस्कृति शब्द है उसका प्रयोग मतलब इस बुक में किया है, बहुत अच्छे से किया है, जिसमें प्रमुख रूप से उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की जो राजनीतिक रुझान है उस व्यवस्थाओं को खुद की भूमिका, स्वयं की भूमिका को शामिल किया है। और ये सामाजिक विषय जो है और जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, मतलब उनके लिए एक अभिमुखता का वर्णन है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार जैसे जनता गैर राजनीतिक भूमिकाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं में भाग लेती है, उसी तरह जनता को इसके लिए भी प्रेरित किया जाता है। बहुत सारी संस्कृतियों में टकराव की तरह एक राजनीतिक संस्कृति में भी टकराव एक बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, और हम इन्हें एक सांस्कृतिक बदलाव जो है उनमें एक मतलब अंतर्निहित प्रवृत्तियाँ जो होती हैं उनके नज़रिए से देखें तो एक राजनीतिक संस्कृति जो है वो प्रक्रियाएं जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगी और उसको समझने में बहुत आसानी भी मिलेगी। देखो, अब एक राष्ट्र की जो राजनीति थी, उसकी संस्कृति थी, उसके राष्ट्र राज्य के सदस्यों के बीच राजनीतिक तत्व और अभिमुखताओं के रूप में एक वितरण होता गया। उसके बाद आमंड और वेरबा ने एक राजनीतिक तत्व जो है उनकी ओर एक व्यक्तिगत अभिमुखता की बात करी है। अभिमुखता होता है ओरिएंटेशन, और उन्होंने राजनीतिक अभिमुखता और राजनीतिक तत्व जो हैं उनको वर्गीकरणों में विशेष मॉडलों को परिभाषित किया था।
उनके जो ओरिएंटेशन है और जो तत्व हैं उनको अलग अलग बांट दिया था और उसको परिभाषित किया। और फिर जो ओरिएंटेशन है उनको उनके जो सरोकार तत्व हैं और संबंधों के अंतर्निहित पहलू से हैं। अब मैं आपको 3 प्रकार के ओरिएंटेशन बताती हूँ। सबसे पहला है संज्ञानात्मक अभिमुखता, सेकंड है भावनात्मक अभिमुखता और थर्ड है मानांकन अभिमुखता। अब हम सबसे पहले देखते हैं संज्ञानात्मक अभिमुखता, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन है क्या। देखो, राजनीतिक जो व्यवस्था है उनका ज्ञान और इसमें विश्वास, इसकी भूमिका और इसकी भूमिका को निभाने वाले पदाधिकारी, निवेश एवं निर्गत, वो आते हैं संज्ञानात्मक अभिमुखता के अंदर। सेकंड आता है कि भावनात्मक अभिमुखता, इफेक्टिव ओरिएंटेशन क्या है कि मतलब एक राजनीतिक व्यवस्था, इसके कार्यशैली और क्रमिक और कार्यों को प्रदर्शन का अनुभव है। और थर्ड में आता है मानांकन अभिमुखता, इवैल्यूएशन ओरिएंटेशन, कि राजनीतिक विषयों का जो मूल्यांकन और अनुमान, जिसे जो है वो मतलब एक ज्ञान और अनुभव सहित वैल्यूज, मानदंड और जो उसकी कार्यशैली है उसमें मिक्स है। ओके, सो आपकी पॉलिटिकल जो कल्चर अप्रोच है वो भी यहाँ ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नव संस्थावाद। देखिए, आपको मैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, मैं आप लोगों को सब बताऊंगी ताकि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। तो जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, देखो, नव संस्थावाद उपागम, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच, NIA भी बोला जाता है इसको, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच के नाम से। ये एक राजनीति का उपागम है जिसकी मतलब ये मान्यता है कि आचरण को संस्थाएं आकार देती हैं। ओके, जो नव संस्थावाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग जेम्स मार्च और जोहान ऑल्सेन, इन दोनों की मैंने पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हैं इनको। इन्होंने इनकी जो बुक थी द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ, बहुत बड़ा नाम है लेकिन इनकी बुक का नाम यही है। सो इसमें इन्होंने की थी उनका जो एक संगठन की जो कार्य प्रणाली थी उसको प्रभावित करने वाले जो मूल्य हैं और नियम हैं उनको जोड़कर एक राजनीतिक जीवन में एक ग्रुप कारकों पर बल दिया था कि ग्रुप में काम किया जाए। जो समकालीन समय में एक उपागम के रूप में नव संस्थावाद ने जो राजनीतिक विज्ञान में बहुत सारे व्यापक योगदान किए हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो इस शब्द का प्रयोग है वो राजनीतिक विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है। ठीक है, जो इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा पारदर्शी हो सकते हैं और पुराने और नए संस्थावाद के बीच एक अंतर का निर्माण भी करते हैं। देखो, निसंदेह परंपरागत संस्थावाद ने एक संपूर्ण जानकारी का योगदान किया और एक ऐतिहासिक संस्थावाद ने से प्राप्त जो संस्थाएं हैं उनकी विस्तृत जानकारी को निर्धारित करना इसका एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा है। जो संस्थावाद के जो इस सिद्धांत का जो मुख्य ध्यान वर्णनात्मक जो अनुसंधान है उससे जुड़ा हुआ था। और जो मतलब एक नव संस्थावाद ने अपने बुद्धिजीवी पुरोगामी जो है उसके परमिसिव जो है उनसे कई प्रकार से वो बहुत अलग है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारिक जो क्रांति है उसमें विकास के बाद ध्यान केंद्रित किया गया और ये तर्क दिया गया कि जो सिद्धांत विकास है और मात्रात्मक विश्लेषण है, एक सिद्धांत विकास और एक मात्रात्मक विश्लेषण, एक एनालिटिक जो है उससे स्पष्ट सरोकार इस आंदोलन की विशेषताएं थी। जबकि जो नव संस्थावाद व्यक्तिगत आचरण की बजाय संरचना और संगठनों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर भी इनका संबंध जो है सिद्धांतों के साथ था और जो विश्लेषणात्मक पद्धतियां हैं उनको राजनीति की जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उनसे जोड़ा गया था। इसके उल्टा ही जो परंपरागत संस्थावाद है उपागम, ओल्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, उनका संबंध संस्थाओं की जो व्याख्या है उससे था। और जो नव संस्थावाद है इन्होंने नीति और प्रशासनिक आचरण के निर्धारण के लिए संस्थाओं की जो स्वतंत्र कारक हैं और जो वो है संस्थाएं हैं उनके साथ बहुत सारी प्रक्रियाओं की, एक्टिविटीज़ की जो व्याख्या करके एक इंस्टीट्यूशन की रूपरेखा ही उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दी थी, बदल दी थी।
ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ, ये जो बुक थी इन दोनों की, किन की, जेम्स मार्च और जोहान ऑल्सन ऑल्सन की, ये बहुत फेमस बुक है। आप लोगों को कभी टाइम मिले स्टूडेंट्स तो आप इसको ज़रूर पढ़ना, ये बहुत अच्छी बुक है। ओके, सो अब एक मतलब एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये वाली बात बोली कि एक नव संस्थावाद एक तरीके से है क्या। देखो, नव संस्थावाद जो है वो व्यक्तिगत जो आचरण है उनके बजाय जो संरचनाएं हैं उन और संगठनों पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है। इसमें एक नव संस्थावाद और एक संस्थावाद, दो अप्रोचेस हैं। मैंने आपको संस्थावाद अप्रोच नहीं पढ़ाई है। क्यों नहीं पढ़ाई है, उसका रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। उस पर पिछले सालों से अब तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, इसलिए वो इतनी इम्पोर्टेंट है भी नहीं। और आप उसको, उस जो अप्रोच है उसको देखोगे तो उसको आप बहुत सारी बुक्स में नोट करना, उसके बारे में कुछ दे भी नहीं रखा है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं है। मेनली जो ओल्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसका संबंध जो है संस्थाओं की जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, उससे है। और इनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है वो संरचना और संगठनों पर जाता है। ठीक है, और जो नव संस्थावाद है, संस्थावाद के एक औपचारिक और संरचनात्मक पहलुओं के बजाय वास्तविक व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। कहते हैं जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो संस्थावाद इंस्टीट्यूशनलिज्म की जो ऑफिशियल और संरचनात्मक पहलू हैं उनकी बजाय एक जो वास्तविक, जो बिल्कुल वास्तव में बिहेवियर है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और नव संस्थावाद की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तुलनात्मक रीति से संस्थाओं पर बल देकर इस सिद्धांत को मजबूत बनाते हैं। इनकी सबसे मेन बात यही बताई गई है कि नव संस्थावाद एक मतलब ये बताते हैं कि वो तुलनात्मक जो रीति है उनसे संस्थाओं पर जोर देकर एक सिद्धांत को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जो मार्च और ओल्सेल है वो मतलब उनका जो संस्थाओं के बारे में एक सामान्य दृष्टिकोण रहा है, और उन्होंने बहुत सारे संस्थाओं के जो आंतरिक गतिशीलता है उनके विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया है। मेनली एक न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में जेम्स और ऑल्सेन की भूमिका ही सबसे ज़्यादा रही है। इनके अलावा भी बहुत सारे फिलोसफर्स रहे हैं, लेकिन इन दोनों की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। नवसंस्थावाद का जो अन्य महत्वपूर्ण कारक है वो राजनीति का जो अध्ययन है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देना है। और मार्च और ऑल्सेल का तर्क भी ये है कि एक तर्कपूर्ण चेड़ सिद्धांतों को एक मतलब उनकी जो व्यक्ति और उपयोगितावाद है उन पर बल शासन के कई और मतलब एक दर्जा घट जाता है। ठीक है, सो जो ऐतिहासिक संस्थावाद है वो नीतिगत क्षेत्र और जो राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रतिपादन में एक संस्थात्मक चयन की भूमिका पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यूनिट 2 है ये सारी अप्रोचेस हमारी यहीं ख़त्म होती हैं। मैंने आपको इनका एक ओवरव्यू दे दिया, एक समरी बता दी है कि इन अप्रोचेस में ये पढ़ाया गया है, या ये इन फिलोसफर्स ने लिखी है, या ये सब है। तो उससे आपको नोट्स बनाने में या ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।